हेलो गाइज, 28 क्लास में आप लोग का स्वागत है। जो यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस चल रही थी उसकी अगली कड़ी है। पिछले क्लास में मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, एंशिएंट हिस्ट्री की मौर्य साम्राज्य में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य में हम पार्ट 1 पढ़ाए थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कौन कौन सब लेख, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या मिलते हैं, मैस्थनीज ने क्या क्या विवरण दिया, ये सब चीजें पे क्या किया। फिर कुछ लिपि के बारे में बताए थे, कुछ अभिलेखों के बारे में चर्चाएं किए थे, वो सब हम चर्चा इसमें किए थे। इस क्लास में अशोक की कुछ अभिलेख और कुछ अभिलेखों के माध्यम से क्या क्या साक्ष्य मिली है कि साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य की क्रम, विस्तार क्रम क्या होते हैं। क्योंकि अशोक का साम्राज्य का विस्तार का एकमात्र आधार तैयार हुआ अभिलेख, और अभिलेख खुदवाने की परंपरा अशोक ने शुरू की थी। और पिछले क्लास में हम की बातें हमने कर चुके थे। तो इस अभिलेखों के माध्यम से क्या पता चलता है कि तो राजनीतिक प्रसार कहां से कहां तक था, प्लस सामाजिक और आर्थिक दशा, उस समय के समकालीन समाज के सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में पता चलता है। प्लस उसमें सांस्कृतिक परिदृश्य कैसी थी ये भी पता चलता है। क्योंकि जो अभिलेख थे उस अभिलेख में या तो उनके व्यक्तिगत जीवन, अशोक के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा मिलती है, या उनके राजाज्ञाएं, 14 राजाज्ञाएं जो खुदवाए थे कि राजा की क्या क्या आज्ञा है, वो चीजें पता चल जाती। तो अभिलेख एक ऐसा माध्यम हुआ जिसमें अशोक साम्राज्य के, यानी मौर्य साम्राज्य का और अशोक के कालीन समाज की आर्थिक परिदृश्य, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में पता चलता है, और उसका राजनीतिक विस्तार कहां से कहां तक, तो ये पता चल जाता है। चलिए आते हैं प्रश्नों पे, और प्रश्नों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, हमने उस दिन लिपि की चर्चा की थी कि भाई भाषा प्राकृत होगी, लिपि 4 होगी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी। ठीक है, ये 4 लिपि की चर्चा हमने की थी और बताया भी कौन लिपि कहां मिलती है। ये प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और उस दिन मैंने बताया भी था कि अशोक जो अभिलेख खुदवाए उसमें भाषा प्राकृत लिपि 4 अभी जस्ट बताया है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपि की बात। तो कौन सी लिपि थी जिसकी भाषा जो थी दाएं से बाएं, उर्दू जैसे लिखे जाते हैं दाएं से बाएं, उस टाइप की भाषा थी। वो थी कौन सी? खरोष्टी लिपि। हमने चर्चाएं भी की थी, खरोष्टी लिपि की चर्चाएं हमने की थी। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। चलिए, ये सिंपल प्रश्न था और हमने जिक्र कर चुके थे पिछले क्लास में ही, तो आसानी से टेकल हो गया होगा। ये मैप लगा है, ये लिपियों का मैप लगा है। ये 8 स्थानों से बृहद शिलालेख, शिलालेख 3 टाइप के, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख, एक गुहालेख। स्तंभ, जब शिलालेख की बात करेंगे तो उसमें 2 टाइप, एक बृहद, एक लघु। बृहद 8 स्थानों से, जिसमें 14 राजाज्ञाएं खुदी हुई थी, और जो लघु शिलालेख थे उसमें जो है व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता चलता है। तो हमने उस दिन पूरी चर्चा की है, ये पिछले क्लास में है, क्लास हो चुकी है, ये यूट्यूब डली है, वहां से आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी दिया था। चलिए, मैथ की जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। मैथ, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये हम बताए थे कि अशोक का अभिलेख, पहले अभिलेख की खोजकर्ता कौन थे? तो अभिलेख की खोजकर्ता थे वो पेंसलर साहब थे, जिन्होंने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ, यानी मेरठ में जो अभिलेख था उसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाके स्थापित किया था। उस अभिलेख को खोजा, उसने बताया कि यह अभिलेख है, और यह अभिलेख क्या है, किस कालीन है, तो अशोककालीन अभिलेख है। मगर इस पे जो लिपि में जो भाषाएं लिखी गई थी, चीजें लिखी गई थी, उस लिपि को पढ़ा किसने? सब, यानी उस लिपि को पढ़ा किसने? तो उस लिपि को पढ़ा जेम्स प्रिंसेप साहब ने 1837 ईस्वी में। ये सिंपल प्रश्न है। जेम्स प्रिंसेप साहब ने 1837 ईस्वी में उस लिपि को पढ़ा और बताया कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई है, और उसी आधार पर इतिहास की किताबों का विवरण भी दिया गया। और मौर्य साम्राज्य के बारे में, खासकर अशोक पे सबसे अधिक रिसर्च किया है तो रोमला थापर जी एक इतिहासकार है, उनके द्वारा रिसर्च किया गया है। एक अलग से बुक भी निकलती है, उन्हें पूरी अशोक के साम्राज्य, उनके पतन के कारणों की चर्चा किया। और लिपि को पढ़ा सबसे पहले किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। लिपि पे कौन सी भाषा है और लिपि कौन सी है, तो उन्हें ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। कि दिल्ली जो मेरठ जो दिल्ली टोपरा में था, टोपरा से उठ के दिल्ली में आया था, फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, उस लिपि को उन्होंने पढ़ा और बताया कि क्या भाषा है, क्या क्या लिखी गई है। निम्नलिखित
निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? Which on the following statement is incorrect about the अशोका स्टोन पिलर? ये स्टोन पिलर्स होता था, यस है, ये मिर्जापुर के लाल बलुआ पत्थर से मंगाया जाता था और एकाश स्तंभ बनाता था। एकाश में पत्थर को एक ही में काट के, अलग अलग काट के नहीं बनाया था, एक पत्थर को काट के डिजाइन तैयार करके, और इस डिजाइन पे, इस काश पत्थर पे कुछ कुछ लिखे होती थी। इसके बारे में प्रश्न है कि भाई एकाश पत्थर, ये आर्ट एंड कल्चर का ही प्रश्न हो गया एक प्रकार से। इस एकाश स्तंभ पे क्या लिखी गई है और क्या है, इसके बारे में कौन गलत है इसमें? ये देखिए, इन पर बढ़िया पॉलिश किया गया है। पहला, ये अखंड है, ये अखंड है, कोई खंड नहीं है इसमें, अखंड है। दे आर द मोनोलिथिक है, ठीक है। स्तंभों का शेप्ट सुंडाकार, यानी शेप्ट ऑफ द पिलर इज द कॉनिकल, कॉनिकल था। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, स्थापत्य संरचना के भाग है। तो इस पे पॉलिश की बातें नहीं की गई थी, इसमें कि बढ़िया पॉलिश किया गया, ऐसी बातें नहीं थी। ये अखंड थे, सुंडाकार थे, यानी द शेप ऑफ द पिलर ऑफ द कॉनिकल, स्थापत्य संरचना का ही भाग है। दे आर पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का ही भाग है। क्योंकि स्तंभों के माध्यम से हम क्या करेंगे, पता चलता है कि आर्ट एंड कल्चर कैसा था, उनका विकास कैसा था, कला संस्कृति के बारे में पता चल जाता है, कला संस्कृति कैसी थी। तो ये बढ़िया पॉलिश किया हुआ था, इस पे ऐसी कोई सूचनाएं नहीं। अब है, ये स्तंभ है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द कोड गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम। इधर स्थान दिया हुआ है, यानी प्लेस दिया हुआ है, और इधर मॉन्यूमेंट और रूइंस दिया हुआ है, यानी स्मारक या भग्नावशेष। रूइंस मतलब होता है कि भग्नावशेष, यानी जो बच गया है शेष, उसके बारे में। तो इधर कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, ये सभी स्तंभ है। और स्तंभ कुछ है, कुछ टूट भी गए हैं, कुछ बचे भी हैं। तो क्या है भाई? तो सेहत में है, तो कहां था? श्रावस्ती में था, सेहत में श्रावस्ती में था। सारनाथ में धमे का स्तूप था, डी का 4 मैच कर रहा है और सी का 1 मैच कर रहा है। तो कौशाम्बी में कौन था? कुशीनगर में घोषताराम मठ था और कौशाम्बी में राणा भर स्तूप था। तो क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। कि श्रावस्ती में सेहत में धमे का स्तूप 2 था, सारनाथ में था, इसी से मैच हो जा रहा है। और स्तूपों के बारे में ये पुराने प्रश्न है, पहले इस टाइप के स्तंभ पूछे जाते थे, स्तूप पूछे जाते थे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका साउथ इंडिया किंगडम आर मेंशन? कौन सा अभिलेख था जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पता चलता है? चलिए, तृतीय मुख्य शिलालेख। अब इस पे हम चर्चाएं थोड़ी कर लेते हैं, थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं अभिलेखों के माध्यम से। इनके जो अभिलेख लिखे गए थे, अभी बताया हमने, उनकी जो 14 राजज्ञाएं लिखी गई थी, 14 राजज्ञाएं लिखी गई थी, 14 राजज्ञाएं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से 8 विशेष कौन कौन थे, ठीक है। पर लघु शिलालेख पर जानकारी लेते हैं, लघु शिलालेख के बारे में, तब एक एक करके आएंगे। लघु शिलालेख कहाँ कहाँ था? लघु शिलालेख ये कहाँ था? एक बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट, सासाराम। और इतनी जानकारी से अच्छा है कि हम मैप को खोल लें, मैप के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जरा ये मैप लगा हुआ है, मैप इसका, ये देखिए, इस पे चर्चा करते हैं कि लघु शिलालेख कहाँ कहाँ। तो लघु शिलालेख जो था एक सासाराम में था। कहाँ? सासाराम में, ये बिहार में पड़ता है। लघु शिलालेख ये सासाराम में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। उसके बाद और कहाँ था? उसके बाद मास्की, नेतुर, गुजरात और उदयगुलम की चर्चा हमने किया है। कहाँ कहाँ देखिए, मास्की, ठीक है, उसका एरागुड्डी, एरागुड्डी है 8 स्थानों पर मिलता है। मास्की, गुजरात
गुजरात पड़ता है मध्य प्रदेश में। उसके बाद यही पड़ता है रूपनाथ पड़ता है, रूपनाथ ये लघु शिलालेख है। भाबरू अभिलेख जिसको बैराट अभिलेख बोलते हैं, जयपुर में है। औरौरा अभिलेख, ये औरौरा अभिलेख जो है ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये लघु शिलालेख है। और है ब्रह्मगिरी, नीचे जटिंग रामेश्वरम, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, गोभी मठ और पालीगुड्डी, ये सब है लघु शिलालेख है, सभी लघु शिलालेख है ये सब। और इसी भाबरू में त्रिरत्न की चर्चा मिली है, यानी बुद्ध धम्म संघ की चर्चा मिली है। मास्की में बुद्ध साठ कहा गया है उनको। और मास्की, गुजरात, नेतुर, उदयगुलम जो चार थे, इनमें अशोक का नाम, अशोक मूल अशोक का नाम मिलता है, जो हम चर्चाएं अभी कर चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। अब है जो बृहद शिलालेख मैंने बताया था 8 स्थानों से मिलता है, उसी 8 स्थानों में उसमें 14 राज्ञाएं लिखी थी। उसी अभिलेख में पूरी कहानी लिखी गई थी कि कौन पड़ोसी देश है, थम घोष से भेरी घोष कब हो गए। तो पहले जानकारी लेंगे 8 स्थानों पर बृहद शिलालेख कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले इधर आएंगे तो गिरनार, और इसी गिरनार से यहाँ पे क्या जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की भी जानकारी मिलती है। और वही गिरनार में सौराष्ट्र प्रांत में है, जहां पे अशोक का अभिलेख है और सशासक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की भी जानकारी मिलती है। तो गिरनार महाराष्ट्र में पड़ता है। सोपारा, सोपारा में भी इनका बृहद शिलालेख है, जिसमें 14 राज्ञाएं खुदी हुई थी। उसका कालसी, ये पड़ता है उत्तराखंड में, कालसी उत्तराखंड में। और कुछ पश्चिमोत्तर प्रांत में मिलते हैं, एक शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, जिसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, तो दाई से बाई लिखी जाती थी, ठीक है। लघु शिलालेख जैसे सोरकुना से भी मिला था, तक्षशिला से भी मिला था और लगमान से भी मिला था, ठीक है। उसके बाद है हाँ, उसके बाद धौली और जौगर, धौली और जौगर दोनों पड़ता है उड़ीसा में। धौली और जौगर जो पड़ता है दोनों पड़ता है उड़ीसा में, धौली और जौगर पड़ता है उड़ीसा में। क्योंकि पूछा जाता है कि जौगर अभिलेख कहाँ पे है, धौली अभिलेख कहाँ पे है, ये आईएएस का प्रश्न है, ये पूछा गया है, लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया था धौली और जौगर। अच्छा, धौली और जौगर में जो है, इसे 14 राज्ञाएं जो लिखी गई थी, उसमें 11वें नंबर, 12वें नंबर और 13वें नंबर ये उत्कीर्ण नहीं है। इसमें ये जो है लेख है उत्कीर्ण नहीं किया गया था, ये लेख उत्कीर्ण नहीं किया गया था, 11वें 12वें 13वें का उत्कीर्ण नहीं किया गया था, ठीक है। और धौली और जौगर में ही प्रथम कलिंग प्रशासन की जानकारी मिलती है। कलिंग के आसपास का बेल्ट है, तो धौली और जौगर कलिंग प्रशासन की बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, एरागुड्डी एक ही अभिलेख है, 8 स्थानों से मिला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गए बृहद शिलालेख, जिसमें 14 राज्ञाएं लिखी गई है। उसी बृहद शिलालेख में पूरी कहानी उन्होंने लिखा कि किसके प्रति क्या संभाव रखना है, और इसी के माध्यम से अशोक के निजी जीवन से लेके और क्या प्रशासनिक विस्तार से लेके और उनके व्यक्तिगत जीवन और धर्म के बारे में पता चल जाता है। अब हम लोग करते हैं क्या 6 स्थानों पे जो स्तंभ अभिलेख हमने बताया था। स्तंभ अभिलेख 2 पार्टों में था, दीर्घ और लघु। दीर्घ में 6 स्थानों पे दीर्घ स्तंभ अभिलेख था, और 5 स्थानों पे था लघु स्तंभ अभिलेख था। तो 6 स्थानों पे जो स्तंभ अभिलेख था वो कहां था, एक बार इसको क्लियर कर देते। अब देखिए कहां था ये, देखिए एक तो था यहां कौशाम्बी में, वस्त कौशाम्बी याद है महाजनपद का, इलाहाबाद का बेल्ट, ये यहां मिलता है कौशाम्बी में। ये मिलता है 6 स्थानों पे स्तंभ अभिलेख, पहला हो गया। उसके बाद रामपुरवा, लौरिया नंदगढ़ और अरराज, ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। रामपुरवा में नटुआ बैल की मिलती है, चर्चा मिलती है। लौरिया नंदनगढ़ और अरराज, ये जो है ये नटुआ बैल की चर्चा रामपुरवा में है। तो ये कहा हो गया, ये जो हो गया अभिलेख जो हो गया, ये पश्चिमी चंपारण यानी पूर्वी चंपारण यानी चंपारण बिहार में मिलता है। तो 3 1 4 ये हो गया। हाँ, एक दिल्ली टोपरा में था, फिरोज शाह तुगलक ने उठा के उसको दिल्ली लाया। इसी पे जेम्स रिसप ने जो लिपि लिखी गई थी, ब्राह्मी लिपि, उसकी चर्चा की, उसकी खोज किया, उसको पढ़ा। और दिल्ली मेरठ जो पहला अभिलेख खोजा इसने, वो पहले मेरठ में था, दिल्ली उठा के फिरोज शाह तुगलक लेके आया, और पैंथर साहब ने इसको पढ़ा, इसको
बताया था इस अभिलेख जो है यह अशोककालीन अभिलेख है। तो 2, 3, 5 और एक 6, ये 6 हो गए स्तंभ अभिलेख। अब है इसमें है लघु स्तंभ अभिलेख। कौन कौन है लघु स्तंभ अभिलेख? स्तंभ अभिलेख में भी 2 टाइप के थे, तो 5 जगह मिलते हैं लघु स्तंभ अभिलेख। अब कौन कौन है एक बट और इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो पीले कलर से होगा, अब कौन कौन है पीले से, पीला ही कर लेते हैं, इसको हम ब्लू कर लेते हैं। एक तो यहां सारनाथ में, एक सारनाथ में, एक सांची में, एक कौशाम्बी में भी 3, ठीक है। और निगली सागर और रुमनदेही अभिलेख जो था, रुमनदेही अभिलेख जो था लघु स्तंभ अभिलेख में, सांची और सारनाथ में संघ भेद के खिलाफ उन्होंने चेतावनी दी थी। सांची और सारनाथ जो अभिलेख था 5 जगह मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, 5, ये लघु स्तंभ अभिलेख है। तो सांची और सारनाथ में संघ भेद के खिलाफ चर्चाएं मिली है कि यदि आप संघ भेद करते हैं तो आपके प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी अभिलेख से जो है लघु अभिलेख से उनके पत्नी करवकी और पुत्र तिवर की चर्चा मिलती है, और ये वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। रुमनदेही अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है। जब ये बौद्ध धर्म अपनाने के बाद यात्रा पे निकले, उन्होंने बौद्ध यात्रा करना शुरू किया, तो उस समय रुमनदेही भी गए थे और उन्होंने अभिलेख खुदवाए थे। यानी बौद्ध यात्रा जब उन्होंने किया था तो सबसे पहले वो गया गए, अशोक गया गए, गया से कुशीनगर गए, गया से आए कुशीनगर, कुशीनगर से कहा गया जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण प्राप्ति हुई, कुशीनगर से वो पहुंचे लुम्बिनी। ये 10वें वर्ष की घटना है, 10वें वर्ष की घटना है ये। कुशीनगर, फिर लुम्बिनी पहुंचे 20वें वर्ष, लुम्बिनी जहां जन्म हुआ था इनके महात्मा बुद्ध का, वहां पहुंचे 20वें वर्ष पहुंचे थे। वहीं पे रुमनदेही अभिलेख, लुम्बिनी में ही रुमनदेही अभिलेख खुदवाया था इन्होंने, रुमनदेही अभिलेख खुदवाया था 20वें वर्ष की यात्रा के दौरान। और इसमें जो है जो कर था, ये पहला जो कर है ये क्या है, अभी तक सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में पता चलता है। मगर पहला जो अभिलेख है ये जो स्तंभ अभिलेख है, छोटा लघु स्तंभ अभिलेख, जिसमें क्या आर्थिक कर के बारे में, आर्थिक बारे में, धार्मिक कर के बारे में पता चलता है। यानी यहां कहा कि जो बलि जो है, जो 1/6 ली जाती थी, उसको कम करके 1/8 कर दिया। यानी जो अभिलेख है ये धार्मिक के अलावा ये आर्थिक अभिलेख भी हो जाता है। यदि आपसे पूछे तो क्या करेंगे, धार्मिक के अलावा आर्थिक अभिलेख भी कहेंगे रुमनदेही। उसके बाद ये गया कपिल वस्तु गए, और कपिल वस्तु के बाद कहां पहुंचे, सारनाथ, फिर श्रावस्ती पहुंचे। ये सारनाथ पहुंचे जहां धार्मिक स्तूप था, और लास्ट में पहुंचे श्रावस्ती लास्ट में पहुंचे, जहां सबसे अधिक समय बिताए थे। वर्षा काल में सबसे अधिक भाषण दिए थे, मतलब उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध, उनके वहां तक पहुंचे ये। तो अब समझ में आ गया होगा कि लुम्बिनी में, फिर लुम्बिनी में जो है रुमनदेही अभिलेख में ये धार्मिक के साथ आर्थिक कर है, सबसे छोटा अभिलेख भी है। और निगली सागर जो है, निगली सागर, ये 12वें वर्ष की यात्रा पे पहुंचे थे, और यहाँ अभिलेख जो खुदवाए थे 12वें वर्ष की यात्रा के दौरान अभिलेख खुदवाए थे। ये नेपाल की तराई में स्थित है, और कनक मुनि के स्तूपों की चर्चा मिलती है। यानी कनक मुनि के स्तूपों की चर्चा मिलती है कहा निगली में, ये नेपाल की तराई बेल्ट में है, तो ये हुआ लघु स्तंभ अभिलेख। गुहा अभिलेख कहाँ है, 2 गुहा अभिलेख खुदवाए, एक बराबर की पहाड़ी में गुहा अभिलेख खुदवाया था उन्होंने। ये कला संस्कृति में पढ़ना अलग से, गुहा अभिलेख जो बराबर की पहाड़ी में खुदवाए थे, और आजीवन संप्रदाय को उन्होंने ये गुहा अभिलेख दिया था। यानी पहाड़ों को काट कर, वर्तमान में ये पड़ता है आपके जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, गया जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है ये। तो ये पहाड़ों को काट कर, ऐसे फिगर देखेंगे ऐसे है इसका, ठीक है। इधर से एंट्री पॉइंट है, और इसमें बुद्ध की पूरी जीवनी का वृत्तांत किया गया, चित्र बनाए गए। पहाड़ों को काट कर बनाया गया जो अभिलेख है, गुहा अभिलेख है, वो बराबर में है, वो बिहार में मिलता है, ठीक है। अन्य शिलालेख जो है, अन्य भी बहुत मिले हैं, सनाती मिले हैं, सोरोमोरो मिले हैं, पनगुड़िया मिला है, नेतुर की चर्चा करी दिए, उदयगलम की चर्चा करी दिए।
ये सब जो अभिलेख मिले हैं ये अशोक के साम्राज्य के कालीन अभिलेख है। अब हम चर्चाएं जो कर रहे थे प्रश्न की, ये लघु शिलालेख छोड़िए, अब हम 14 राजाओं की चर्चा करते हैं। जो 8 बृहद शिलालेख पे 14 राजाज्ञाएं लिखी गई थी, 14 राजाज्ञाएं लिखी गई थी, उसकी चर्चा हम करते हैं। क्या क्या लिखा गया जो बृहद शिलालेख में लिखा गया था। पहले में कहा कि पशु बलि प्रथा, पशु बलि पे निषेध, पशु बलि पर निषेध कीजिए, यानी पशु बलि पे निषेध। ये धर्म की मान अपना लिया, पशु बलि पे उन्होंने रोक लगा दिया और कहा कि सभी मनुष्य मेरे संतान है। इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न डिटेल ही पूछे जा रहे हैं। मेरी संतान है पहले में। दूसरे में क्या चर्चा किया उन्हें, 14 बृहद शिलालेख पे राजाज्ञा लिखी गई है। पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा करना मेरा धर्म है, चाहे मैं अपने देश में करूं या पड़ोसी देश में, नहीं नेबर कंट्री में करूं। पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा करना मेरा धर्म है और ये मानव को फलीभूत करता है, मानव चिकित्सा करना। और मैं अपने देश के साथ पड़ोसी देशों में भी ये मैं चाहता हूं कि ये फैला हो। और साथ में इसमें प्रांत राज यानी पड़ोसी राज, सीमांत राज्यों की चर्चा मिलती है इनकी। सीमांत राज कहने का तात्पर्य हुआ चीर, चोर, पांड, चेर, चोल, पांड, सत्यपुत्र, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, सत्यपुत्र कहें या केरलपुत्र कहें, सत्यपुत्र या केरलपुत्र कहें, इनकी चर्चा मिलती है दूसरे अभिलेख में। ठीक है। और इसमें ताम्रपर्णी एक है, ताम्रपर्णी जो कहते हैं श्रीलंका में है, इसकी भी चर्चा मिलती है। और ये बंदरगाह नगर था। ये हम ताम्रपर्णी की बात भी करते हैं। उसके बाद तीसरे में क्या चलता है, तीसरे में महामात्रों की नियुक्ति करते हैं। कहते हैं कि 5 जो महामात्र नियुक्त होते हैं हर 5वें वर्ष दौरा करेंगे और समीक्षा करेंगे कि जो हमने जो सेवा की भावना अपनाई है वो जनता में कितना पहुंच पा रहा है और कितना उस फलीभूत हो पा रहे हैं जनता। तो 5वें वर्ष की यात्रा की बात किया इसने, हर 5वें वर्ष यात्रा करके ये समीक्षा करेंगे। इसी में प्रदेशी रज्जुक और युक्त की नियुक्ति की बात भी की जाती है। प्रदेशी युक्त और रज्जुक की नियुक्ति की बात की जाती है जो प्रांत के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है। चौथे में कहा उसने कि हमने भीरी घोष जो अपनाया था, भेरी घोष कर रहे थे, यानी जो मार काट कर रहे थे, अब धम घोष की ओर चले गए। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है क्या कि घोषणा किया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं और धर्म को ही अपना मुख्य आधार बिंदु बनाए हैं। 5वें में उन्होंने क्या घोषणा किया, इन्होंने 5वें में क्या किया, इन्होंने 5वें में किया धर्म महामात्र, ये महामात्र थे। अब धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात इन्होंने किया 5वें अभिलेख में। धर्म महामात्रों की नियुक्ति, अभी तक महामात्र की नियुक्ति थी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात किया और कहा ये 14वें वर्ष किए हैं जो समीक्षा करेंगे कि हमने जो धर्म फैलाया है, धर्म जो चलाया है वो कहां तक पहुंच पाया और कितनी धार्मिक सहिष्णुता आ पाई। तो 14वें वर्ष में इन्होंने इनकी नियुक्ति की थी। छठे में क्या कहा उन्होंने, छठे में कहा कि मैं जहां रहूं, या शयन कक्ष में रहूं या स्नानागार में रहूं, आप प्रजा के बारे में जो भी हो ज्ञान हो, जो भी चीज हो, आप आराम से आके बता सकते हैं कि प्रजा की भलाई के लिए हो रहा है या ये नहीं होना चाहिए, ही होना चाहिए। मैं चाहे जहां रहूं आप वहां पे आके आराम से बता सकते हैं। उसके बाद 8वें 7वें छोड़िए, अब 8वें मुख्य बता रहे हैं। 8वें वर्ष में 10वें वर्ष, 8वें राजाज्ञा में कहा कि मैं 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया था। बोध गया की यात्रा की बातें स्पष्ट की। 8वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की बात स्पष्ट की उन्होंने। और 20वें वर्ष इसमें मेंशन किया कि 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा भी किया था। लुम्बिनी की यात्रा भी किया था, ये राजाज्ञा में लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद जो है 8वें के अलावा जो 10वां जो है 10वें पे क्या है, धर्म पर विशेष बल दिया। धर्म पर विशेष बल देने की बात उन्होंने किया, धर्म पर विशेष बल बात करने किया। 11वें अभिलेख में क्या है, 11वें अभिलेख में जो है धर्म विजय की जो है विशेषताओं के बारे में बताया। धर्म विजय जो है
विशेषताएं क्या है उसकी चर्चा उन्होंने किया है। क्या 11वें अभिलेख में, 12वें में क्या किया उन्होंने, 12वें में क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता। यानी अब इधर आते हैं एक बार, 12वें यहां लिखते हैं धार्मिक सहिष्णुता की बात किया कि सिर्फ मैं बौद्ध धर्म को प्रश्रय नहीं देता, मैं सभी धर्मों को प्रश्रय देता हूं और सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे आप बौद्ध धर्म अपनाए हो चाहे हिंदू धर्म अपनाए। और सभी धर्म सहिष्णुता में ये भी कहा कि जो है बुजुर्ग है, बड़े हैं, छोटे हैं, सबकी समान भावना रखी जाए। और 13वें अभिलेख में उन्होंने जो है कलिंग युद्ध की चर्चा किया है, कलिंग युद्ध की चर्चा किया है, जो अपने शासन गद्दी जो बैठे गद्दी से 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। इसी कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया था, भेरी घोष से धर्म घोष अपना लिया था, नहीं बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इसी में 5 सीमांत राज्यों की भी चर्चा की है। वो सीमांत राज्यों की भी चर्चा की है, वो कौन कौन थे। पहला जो था राज्य इसमें सीरियाई नरेश था, एंटियोक, एंटियोक की चर्चा करता है, जो सीरियाई नरेश था, सीरियाई नरेश था एंटियोक। दूसरा जो है तुर्मै की चर्चा करता है, जो मिस्र नरेश था, तुर्मै, तुर्मै की चर्चा करता है जो मिस्र नरेश था। तीसरे में कौन आया, तीसरे में आया एंतिकीन, अंतिकीन बोलते हैं, अंतिकनी बोलते हैं, अंतिकीन भी बोलते हैं, अंतिकनी बोलते हैं, जो क्या था, मेसोडोनियाई नरेश था, मेसोडोनियाई नरेश था, मेसोडोनियाई नरेश था ये। चौथा जो था इसमें वह मग एपीरस राज की चर्चा करता है, मग, मग एपीरस राज की, एपीरस नरेश की चर्चा करता है। और 5वां जो था इसमें सीमांत राज्य में सीरीन शासक जो है अलिक सुंदर की, अलिक सुंदर की चर्चा करता है, जो सीरीन नरेश था, सीरीन नरेश था। यानी ये पश्चिमोत्तर प्रांत में जो देश थे उसमें सीमांत राज्यों की बात किया है। और इसी में 8वीं राज्यों की भी चर्चा करता है, 13वें शिलालेख में 8वीं राज्यों की भी चर्चा इन्होंने किया था। ठीक है, 13वें में 8वीं राज्यों की भी चर्चा इन्होंने किया था। और इसमें भी चोल, पांड, केरल पुत्र, सत्य पुत्र, चेर, ठीक है, ये सभी ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की भी चर्चाएं करते हैं इस अभिलेख में। तो और ये है 13 और 14 में जो था क्षमा याचना मांगा गया। ये पूरा अभिलेख है, इसके माध्यम से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न गलती नहीं होगा आपसे। ये देखिए फिगर बन गया, अच्छा हमने फिगर बनाया था, हमने कहा फिगर कब बना। तो हम प्रश्न पे थे, कहां पे, यहां थे हम। दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चाएं कहां मिलती है, अशोक के निम्नलिखित राज्यों में दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चाएं कहां मिलती है। तो अब जाइए, इसमें द्वितीय मुख्य शिलालेख में जो है इसमें चर्चा मिलती है, दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चा मिलती है। अशोक न बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहां से मिलता है, इसका प्रमाण कहां से मिलता है बताना है। अशोक न बौद्ध होते हुए भी यानी बौद्ध धर्म अपनाया तो हिंदू धर्म में आस्था रखा, इसका प्रमाण कहां से मिलता है। तीर्थ यात्रा से, तीर्थ यात्रा में तो बौद्ध की यात्रा किया था, बौद्ध धर्म बुद्ध का जहां जहां गए उसकी यात्रा किया था। मोक्ष में विश्वास ये नहीं था। देवनाम पे दसी की उपाधि लिया था, उसपे देवनाम पे की उपाधि लिया था, उसके माध्यम से पता चलता है कि वो सिर्फ बौद्ध धर्म अपना नहीं था। यानी बौद्ध में आता तो बुद्ध शाक कहता, बुद्ध शाक की जो चर्चाएं मिलती है मास के अभिलेख मिलता है, बाकी अशोक वर्धन मिलता है, और बाकी आपको देवनाम पे दसी की चर्चा मिलता है। इसे पता चलता है कि वह हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था। पशु चिकित्सालय खोलना यह भी एक आस्था का कारण था, मगर देवनाम पे दसी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न था 22 का प्रश्न था, इस 22 से 23 का प्रश्न था। निम्नलिखित युग में विचार कीजिए, अशोक की प्रमुख शिलालेख जो स्थान स्थापित है उसके बारे में बताइए। इधर दिया है ये अभिलेख और इधर दिया है राज्य, इसलिए मैंने मैप माध्यम से राज्य बताया आपको। धौली 2 उड़ीसा में है, अभी बताए थे हम। एरागोडी आंध्र प्रदेश में है, ये भी बताए थे। जौगढ़ जो है कहां था, उड़ीसा में था, ना कि मध्य प्रदेश में था। ठीक है, और कलसी जो है कर्नाटक में नहीं, कहा उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड में था।
तो 1 और 2 सही हो जाएगा। और प्रश्न की प्रकृति बदल दिया, कहा 1 युग्म सही है, 2 युग्म सही है, तो केवल 2 युग्म सही है, धौली और एरोगुड्डा। इसलिए जो अभिलेख है उसके राज्यों को भी याद रखना है, इसलिए मैंने बताया वहां पे राज्यों का नाम। निम्नलिखित में ये भी प्रश्न 23 का ही प्रश्न है, 22-23 का प्रश्न है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्ट्रक्चर इंस्क्रिप्शन मेंशन रानो अशोका किंगडम किंग अशोका along with the stone portrait is अशोका, यानी चले के अशोक के पत्थर के में रानो अशोक का, राजा अशोक की मिलती है। अभी तक जो मिला था, जो नया खोज हुआ उसमें, तो उसमें मिला, तो यही चर्चा मिली कि सांची में, कि सौगौरा में, कि शहबाजगढ़ी में, तो कंगनहली में ये पता चला कि रानो अशोक की चर्चा मिलती है। एक शिलालेख खोजा गया, रिलीफ कल्चर खोजा गया, मूर्ति शिल्प, इसमें रानो अशोक की चर्चाएं मिलती है। ये देखिए, निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? क्या दिया? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज द सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शंस। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। और ये धार्मिक सहिष्णुता में स्पष्ट किया गया था। वो व्यक्ति कौन था? तो अशोक जो व्यक्ति था, तो उसके इंस्क्रिप्शन में मिला है कि अपने संप्रदाय को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इतनी भक्ति में लीन मत हो जाइए कि दूसरे संप्रदाय को क्या उसकी निंदा करना शुरू कीजिए, जो घातक सिद्ध हो, वो हानि करे। ये धार्मिक सहिष्णुता में स्पष्ट किया, अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने स्पष्ट किया। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? और जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा रहे थे तो बताए थे, सहगौरा महास्थाना का अभिलेख की चर्चा में किया था कि सहगौरा जो था कहाँ? गोरखपुर में, और महास्थाना बांग्लादेश में था। यदि अकाल आता है, क्योंकि अकाल की चर्चा कहीं नहीं की गई थी, न कौटिल्य ने किया था, न मैथिली ने किया था, इसलिए अकाल संहिता बनाने के लिए, अकाल को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें खदान सुरक्षित रखने के 2 जगह बनाए। यदि अकाल पड़ता है तो उस स्थान से क्या खदान वितरित किया जाएगा जहां जहां अकाल पड़ेगा। तो वह है सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थाना, दोनों जगह याद रखिएगा। महास्थाना जो पड़ता है बांग्लादेश में, और सहगौरा पड़ता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख था? अभी जस्ट बताए हैं, देखिए पूछ भी दिया। Which of the following inscription of Ashoka is the completed devoted to the religious tolerance? यानी कौन सा 12वें नंबर का था ना, 12वें नंबर का शिलालेख जो था धार्मिक सहिष्णुता पे था। तो शिलालेख नंबर 12, ये 12, ठीक है। और भाबरू स्तंभ अभिलेख की अभी चर्चा किए हैं, चर्चा किए ना। भाबरू स्तंभ अभिलेख भी जो था वो था कहाँ? बैराग भाबरू, जिसमें बुद्ध संघ की चर्चा की गई है, त्रिरत्न की चर्चा की गई, बुद्ध धर्म संघ की चर्चा की। और 13वें में तो कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, जस्ट बताए हम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की किताब के हिसाब से, अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र इसलिए मैंने डिटेल पढ़ाया था कि क्या क्या चर्चाएं मिली है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सही था? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। पहला, स्त्री दास अपने मालिक को संसर्ग के पुत्र जन्म पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ये बात सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने की कानूनी हक मिल जाता था, ये भी सही है। यानी न्यायिक दंड जब मिलता था तो दास नहीं सकता था। दास वो होते थे जो या तो युद्ध में जीते जाते थे, दूसरे क्षेत्र से लाए जाते थे, या जो ऋण चक्र के जाल में फंस जाते थे उनको दास बना दिया जाता था। तो ये नहीं होगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि मैथनी खंडिका में दास प्रथा की जिक्र नहीं की गई है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास का जिक्र किया गया है, इसीलिए दास को यह प्रश्न पूछा है।
अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? यह प्रश्न रिपीट हो गया। द्वितीय मुख्य शिलालेख में जो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है, और इसमें 13वां शिलालेख होता तो वो भी मानना पड़ता, मर्दूती ही दिया है, 13वां नहीं दिया है, इसलिए इसमें नहीं माने। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और एक काम आप जरूर कर लीजिए, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिए, और ट्रिनिटी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। वहां पे कुछ मैटर मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल भी मिल सकते हैं वहां पे, और जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में जानकारियां मिल जाएंगी।